अच्छा जी। लास्ट लेक्चर में जो है, जो हमने यूट्यूब पर अपलोड किया था, उसमें हमने ट्रुथ टेबल पढ़ा था और ट्रुथ टेबल से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल भी की थी, लेकिन हमने जो है वो ज़्यादातर हमारा जो फोकस था वो एक्स ओ आर पर था। तो आज जो है हम एक्स ओ आर को जो है वो फर्दर जो है वो डिफाइन करेंगे कि एक्स ओ आर होता क्या है, एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर। और इस चीज़ को जो है हम अच्छे तरीके से समझेंगे भी और उसका ट्रुथ टेबल भी बनाएंगे और उसकी इंग्लिश फेराज में जो है वो एग्जाम्पल भी चेक करेंगे। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कि व्हाट इज दी एक्स ओ आर। ठीक है। अच्छा, लेट मी। ये सारे एग्जाम्पल थे प्रपोजिशंस के जो हमने पढ़े थे, बॉलियन ऑपरेटर, नेगेशंस, देन हमने कंजक्शंस पढ़ा, फिर हमने उसका ट्रुथ टेबल बनाया। देन वी मूव टू दी डिसजंक्शंस और इसके एग्जाम्पल, और इसी तरह इसका ट्रुथ बना के हमने डिसजंक्शन को कंप्लीट किया विद द एग्जांपल्स एंड नेस्टेड प्रपोजिशन एक्सप्रेशन। यानी एक से ज़्यादा अगर आपके पास प्रपोजिशन हो तो हम उसको राउंड ब्रैकेट में जो है दो प्रपोजिशन को क्लोज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड प्रपोजिशन एक्सप्रेशन। यानी नेस्टेड प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन को किस तरह यूज़ किया जाता है, ये क्या यूज़ parenthesis to group सब एक्सप्रेशन। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है, जस्ट saw my old friend and he has grown or I have shrunk। तो ये आपके तीन आपके प्रपोजिशन हो गए हैं। तो इन तीन प्रपोजिशन को विद द गिवन कनेक्टिव जो आपको सेंटेंस में गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है, वो डिफाइन किए गए हैं। तो उसको इन प्रोपोजिशनल लॉजिक में किस तरह इन्होंने कन्वर्ट किया है, तो ये सारी आपकी फॉर्म है जो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो है वो फॉर्म ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ठीक है। इसी तरह आपका बाय कन्वेंशन इसको अगर हम नेगेशन लगाएं तो ये आपका इस तरह भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इस पूरे का मतलब जो है वो ये नहीं है, यानी पूरी ब्रैकेट नहीं है। नेगेशन एस है तो इसका मतलब सिर्फ नेगेशन एस है। इस नेगेशन का मतलब ये पूरी ब्रैकेट नहीं है। ये चीज़ें भी आपने समझनी है। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि नेगेशन यानी नेगेशन टेक्स प्रेसिडेंस अवर बोथ एंड एन आर। अगर आप एंड को जो है नेगेट करेंगे तो वो बन जाएगा आर, और आर को नेगेट करेंगे तो वो बन जाएगा एंड। ये होगा आपका नेगेशन। अच्छा, ये सारी सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें आपने जो है वो ट्रांसलेट करना है। जैसे पहला आपका जो है वो इट रेन लास्ट नाइट। क्यू जो है वो आपका है द स्प्रिंकल केम आउट केम ऑन द लास्ट नाइट। आर जो है वो है आपका द लॉन वाज वेट दिस मॉर्निंग। तो हमने इन सब को जो है वो ट्रांसलेट करना है इनटू दी इंग्लिश। आपके पास ये नेगेशन पी है जैसा आप देख सकते हैं, फिर है आपका आर एंड नेगेशन पी, और ये है आपका नेगेशन आर, आर पी आर क्यू। तो इन सबको आप ट्रांसलेट करेंगे तो पहला हो जाएगा डिडंट रेड लास्ट नाइट, एंड सेकंड वन जो है वो आपका हो जाएगा द लॉन वाज वेट दिस मॉर्निंग एंड इट डिड नॉट रेन लास्ट नाइट। और थर्ड वन जो है वो इन्हीं को हमने यूज करके, यानी नेगेट करना है आर को, बीच में इनके आर लगाना है, फिर पी का प्रपोजिशन हमने देना ही है, और फिर आर जो है हमने देना है, फिर क्यू जो है वो आप इसको देकर इस पूरे लॉजिकल फॉर्म को जो है वो इंग्लिश फ्राज में आपने इस तरह और इस तरीके के साथ लिख देना है। ठीक है। हमारा मेन जो टॉपिक था वो था एक्सक्लूसिव वार, जो हमने लास्ट क्लास में जो यही कहा था कि हम इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट और फेराज जो है वो अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले तो हमने ये समझना है कि एक्सो आर होता क्या है, कि इसकी डेफिनेशन ये है कि तो भाई द बाइनरी एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर एक्सो आर कंबाइन टू प्रपोजिशन टू फॉर्म देयर लॉजिकल एक्सक्लूसिव आर। ठीक है। अब आपका एक ये एग्जांपल है पी और क्यू, जिसमें कह रहा है आई विल अर्न एन ए प्लस इन दिस कोर्स। क्यू जो है वो कह रहा है आई विल ड्रॉप दिस कोर्स। तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी एक्स आर का ऑपरेटर यूज करके हम कहेंगे कि भाई आई विल इधर अर्न ए प्लस इन दिस कोर्स और आई विल ड्रॉप इट, बट नॉट बोथ। ठीक है। हु किसने ये ड्रा किया है स्क्रीन पर, ये हरकतें ना करें बेटा, वरना जूम मीटिंग से चले जाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जो भी है आप। अच्छा जी। सो
अब हम क्या करेंगे, इसका कहने का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो पॉसिबल हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। यानी अगर आप एक ग्रेड ले रहे हैं तो आप इस कोर्स को ड्रॉप नहीं करेंगे। अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो दोनों सेंस में जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड प्रोपोजिशन का स्टेटमेंट का वो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो अगर हम इसकी जो है वो चेक करें कि ट्रुथ टेबल चेक करें, तो ट्रुथ टेबल में क्या है, और ये यहाँ बता रहा भी है कि नोट दैट PXOR means that P is true और Q is true but not both। तो इसकी हमने ट्रुथ टेबल बनाई है, आप देख सकते हैं कि दोनों अगर फॉल्स होंगे तब ये फॉल्स है, एक फॉल्स एक ट्रू है तो ये ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये ट्रू है। दोनों ट्रू होंगे तब भी ये आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना। जैसे ये वाला आपका एग्जाम्पल है। अच्छा, इस चीज़ को आपने और वाले यानी डिसजंक्शन से भी कंपेयर करना है। This operator is called exclusive OR because it's exclude the possibility that both P and Q are true। ठीक है। और negation and exclusive together are not universal। और अब यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज जो है वो इसको हम देखते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज में हम इस चीज़ को किस तरह समझ सकते हैं। ये अब आर वाला जो है वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। अब हम आर में इस तरह कह सकते हैं, नूर इज अ टीचर और नूर इज अ राइटर। ठीक है, तो ये आर वाले डिसजंक्शन वाले केस में दोनों ट्रू ट्रू हैं तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, नूर इज अ मैन और नूर इज अ वुमन, तो इस केस में दोनों ट्रू नहीं होगा, है ना। नूर या तो मैन हो सकता है, नूर या तो वुमन हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू नहीं हो सकता, ये होगा आपका एक्सक्लूसिव आर वाला कंडीशन, और ये आपकी आर वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका जो अभी मैंने बताया एक्सक्लूसिव आर और आर वाली कंडीशंस। तो इस चीज़ को हम इस तरह जो है वो समझ सकते हैं। उसके बाद इम्प्लीकेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, P इम्प्लाइज Q जो है वो इस तरह होते हैं। यहाँ हमने ये चीज़ पढ़ चुकी थी, लेकिन इसकी दूसरी हमने एक और चीज़ पढ़नी है जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि भाई इम्प्लीकेशन की इंग्लिश फ्राज में दूसरी मीनिंग हो सकती है। जैसे कि हमने इम्प्लीकेशन को किस तरह पढ़ा है, इफ और देन की कंडीशन में पढ़ा है, लेकिन इफ और देन की जगह हम जो है दूसरे स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी दूसरे यूजेज भी जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल थे। ये आ रहा है इंग्लिश फेराज मीनिंग P इम्प्लाइज Q। तो इसकी इंग्लिश फेराज की जो दूसरी मीनिंग है वो कौन कौन सी होती है, P इम्प्लाइज Q, इफ पी देन क्यू। देन आपके पास आके आ जाता है इफ पी और जो है कामा देके क्यू, वेन पी क्यू। ये कंडीशन भी आपकी कंडीशनल सेंटेंस को डिफाइन करती है। वेन एवर पी, फिर क्यू आपका, और पी ओनली इफ क्यू। और इसी तरह बहुत सारे जो हैं वो आपके इंग्लिश फेराज की मीनिंग जो है वो P इम्प्लाइज क्यू को डिनोट करती हैं। और इनकी लॉजिकल एक्सप्रेशन भी जो है वो आगे चल के पढ़ेंगे। जिस एग्जाम्पल में इफ़ यू गेट 100% ऑन द फाइनल यू विल गेट एन ए। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इफ इसमें इफ को ख़त्म करके इसमें हम लगा दे रहे हैं सफिशिएंट टू गेट A+। ठीक है। तो इसमें पिछली वाली एक्सरसाइज देखें तो इसमें आपका ये P इज सफिशिएंट फॉर Q, ये वाला हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आगे चल के आप इसकी और दूसरी भी एग्जांपल जो है वो इस स्लाइड में देख सकते हैं, ठीक है। और ये नेसेसरी वाला इंग्लिश फेराज वाला आपका एग्जांपल आ गया, नेसेसरी कंडीशन ये भी आ गया। और उसी तरह ये सारे आ गए जो आप इंग्लिश फेराज में इम्प्लीकेशन वाले कंपाउंड प्रपोजिशन की जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल जो हैं वो आप इस स्लाइड को स्टॉप करके चेक भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल था आपका। और उसके बाद आता है कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव पर। इंशाल्लाह इसका लेक्चर जो है वो मैं आने वाले लेक्चर में डिफाइन करूँगा। ये कुछ वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, अब नमाज का टाइम भी हो गया है, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को मैं कल कंटिन्यू करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।